सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों पर, जहां सरोवर नगरी नैनीताल में देर रात से हो रही बारिश से जहां एक ओर सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं लगातार हो रही बारिश के चलते राजभवन रोड में सेंट मैरी स्कूल के पास भारी भरकम पेड़ गिरने से सड़क बंद होने के साथ ही बिजली लाइनें भी क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत ये रही कि पेड़ गिरने के दौरान सड़क खाली थी, जिसके चलते कोई बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। सूचना पर मौके पर पहुंची वन विभाग और विद्युत विभाग और एसडीआर की टीमों ने कटर के माध्यम से पेड़ों को काटकर हटाया और सड़क के यातायात को खोलने के साथ ही बिजली की लाइनों को जोड़कर विद्युत आपूर्ति शुरू की। पास में सेंट मैरी गेट के पास में पेड़ गिरा है करके हमको सूचना मिली थी। उसके बाद फायर की टीम और फॉरेस्ट और विद्युत विभाग की टीम यहाँ पे पहुंची। 2 विद्युत के पोल गिरे हुए हैं और एक बड़ा पेड़ 3 इंच का डायमीटर करीब 60 से 70 डायमीटर का पेड़ गिरा हुआ है और उसके बाद पेड़ को हटाने की कोशिश की जा रही है। फायर की टीम द्वारा पेड़ हटाया जा रहा है। ये हमारे 4 विद्युत के पोल टूट गए हैं, तो ये स्थिति सामान्य होने में हम कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी 4-5 घंटे का टाइम तो लगेगा इसमें। अभी तो पूरी एरिया बाधित है, 15-20 में आधे घंटे बाद हम बाकी एरिया चालू कर देंगे। 30-40 कंज्यूमर अफेक्टेड रहेंगे अगले 5-6 घंटे और। पौड़ी के अलग अलग क्षेत्रों में लगातार भारी बारिश हो रही है और चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र बिरो खाल के अंतर्गत आने वाले सुकई गांव के पास हो रही भारी बारिश से मलबा लोगों के घरों के अंदर घुसने लगा। ग्रामीणों का कहना है कि बीते 22 मई को ओलावृष्टि और बादल फटने से उनके गांव समेत आसपास के क्षेत्र में बिजली, पानी और सड़क आदि को नुकसान पहुंचा था और वहीं फिर से हो रही बारिश से उनके गाँव के कई घरों में मलबा घुस गया है, जिससे क्षेत्रीय ग्रामीणों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से सही तरीके से इसका समाधान नहीं किया गया, जिसके चलते बारिश होने से फिर से लोगों के घरों में मलबा घुसने लगा है। ब्लॉक प्रमुख बीरोखाल राजेश कंडारी ने कहा कि पहले भी उनके क्षेत्र में भारी बारिश से तबाही हुई थी और जिस तरह से फिर भारी बारिश हो रही है, ग्रामीणों के घरों के अंदर तक बारिश का पानी और मलबा चला गया है, जिससे ग्रामीण काफी परेशान है। उन्होंने जिलाधिकारी पौड़ी से आग्रह किया है कि इस संबंध में ठोस कार्य योजना बनाई जाए। चूँकि मई के महीने में जो आपदा आई थी, तो उसमें हम लोगों ने उसी टाइम में इमीडिएटली रिस्पांस भी किया था और फिर उसके बाद में जो रिकन्स्ट्रक्शन वर्क से उनके लिए कुछ पैसा भी सेंक्शन किया गया। एसडीएम में भी उनके प्रपोजल्स लिए गए हैं, तो वहाँ के एसडीएम को निर्देशित किया गया बिरोखाल टीम को कि वो कंटिन्यूसली इस पर नज़र बनाए रखें और यदि कहीं पर भी इंटरवेंशन की आवश्यकता है तो तत्काल आपदा कंट्रोल रूम अभी वर्तमान में डीडीएमओ भी वहीं पर भ्रमण के लिए हैं। हमारे यहाँ पे जो डिजास्टर में कुछ दिन पहले सुकई ग्राम पंचायत, कुंजोली ग्राम पंचायत और उसके बाद एक फरसाड़ी ग्राम पंचायत और आंशिक रूप से हमारा जीवाई का एक टोक है, इसमें फ्लड आया था और बहुत ज़्यादा नुकसान वहाँ पे हुआ था। मैं इस मानसून सीजन को देखते हुए माननीय जिलाधिकारी जनपद पौड़ी गढ़वाल से आग्रह करता हूँ कि आप तुरंत इसके लिए एक ठोस कार्य योजना बनाएं, क्योंकि हम पहले इस बारे में इतला दे चुके हैं, सूचना दे चुके हैं और वहाँ पे चूँकि भौगोलिक परिस्थितियाँ कुछ इस तरह से कि आने वाले समय में कोई जनहानि न हो और जिस तरह से बरसात शुरू हो गई है और वहाँ पे जो हम लोगों ने कुछ प्रस्ताव जो डिजास्टर के थे वो भी माननीय जिलाधिकारी जी को प्रेषित कर रखे हैं। मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव को लेकर मंगलौर के लेवरहेडी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य राज्यों के नेता, मंत्री और विधायक मौजूद रहे। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, राष्ट्रीय लोकदल के नेता और केंद्रीय मंत्री चौधरी जयंत सिंह भी इस कार्यक्रम में शामिल रहे। लोकदल के नेता और केंद्रीय मंत्री चौधरी जयंत सिंह ने कहा कि देश की खुशहाली का रास्ता किसानों के खेतों से होकर गुजरता है और आज वो अपनों के बीच आए हैं। भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना के लिए वोट का समर्थन करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री किसानों के बड़े हितैषी हैं और किसानों को सीधा लाभ कोई दे रहा है तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा कि हमारे मंगलौर प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना बहुत कर्मठ और ईमानदार हैं। इसी के लिए आज करतार सिंह भड़ाना के लिए आप सभी का समर्थन और सहयोग मांगने आया हूं, क्योंकि मंगलौर में आज तक सिर्फ उन्हीं लोगों का मंगलौर में राज चला आ रहा है जो विकास से बहुत दूर हैं।
एक जो यहाँ का इतिहास है, एक नया इतिहास बनेगा, एक मिथक टूटेगा और इस बार करतार सिंह भड़ाना भारी बहुमत से जीतकर विधानसभा पहुंचेंगे और इस विधानसभा क्षेत्र में विकास का पहिया तेजी से आगे चलेगा। देखिए, प्रदेश के अंदर अब सब काम पहली बार हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बनी है, नए नए ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं और इस बार मंगलौर में भी पहली बार इतिहास बदलेगा और यहाँ भाजपा कमल खिलेगा। स्वतंत्रता संग्राम में भी चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे नौजवान हो, गाँव में यहाँ के लोगों के अंदर क्रांति इस पर उठे जागे, एक आग बनी और आपने यहाँ बड़ी बड़ी कुर्बानी। तो मैं यहाँ की वीरों की इस मिट्टी को सलाम करता हूँ, मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ और मैं अपनी तरफ से वादा भी करता हूँ। ये चुनाव की घड़ी है, हम कोई ठोस बात नहीं कर सकते, आचार संहिता है, लेकिन हम लोग मिलकर काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी भी करना चाहते हैं, अभी शुरुआत हुई है, किसानों के लिए जो काम हो रहे हैं, आप देखना किस तरीके से एमएसपी की व्यवस्था में हम ज्यादा से ज्यादा किसानों को लाभ पहुंचाएं। खबर हल्द्वानी से है, जहां सांसद अजय भट्ट ने हल्द्वानी में तिकोनिया के पास धंसी हुई सड़क का निरीक्षण किया और उन्होंने अधिकारियों को जल्द से जल्द काम पूरा करने के भी निर्देश दिए। अजय भट्ट ने बताया कि तिकोनिया में अब पाइप लगाकर सड़क को ठीक किया जाएगा। साथ ही उन्होंने शहर में कई जगह नदी और नालों का भी निरीक्षण किया। सभी अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट पर रहने के भी निर्देश दिए। बहुत ही रहस्य की बात है कि तिकोनिया जैसी जगहों में पूरी नहर धंस गई, जबकि नहर बंद है तब भी उसमें पूरी तरह से पानी इस समय बह रहा है। नहर बंद होने पर भी ये जमरानी बांध का सारा पानी जो पहले से हमारी नहरें बनाई थी, बाद में कहीं कहीं पर उनका उपयोग हुआ, वो सारा ले जाती है। तो इस तरह से एक बहुत बड़ी नहर है जो यहाँ से लाल कुआं तक जाती है। इसके धंसने से पूरा हमारी सड़क ही एक किस्म से बाधित हो गई है। सारे अधिकारी यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वगैरह सारे लोग हैं, मेरी जिलाधिकारी जी से भी बात हुई है सब लोगों से, और सिंचाई विभाग के इंजीनियर्स यहाँ पर आए हैं, उनकी पूरी टीम है। अभी जल्दी से जल्दी ह्यूम पाइप इसमें लगाया जाएगा, वो मंगाया गया है। 3 से 4 दिन इसके आने में लग रहे हैं कम से कम। विकासनगर में अतिक्रमण के आड़ में सभी रेहड़ी वालों पर प्रशासन का चाबुक चला है, जिसके चलते एक तरफा कार्रवाई से स्थानीय जनप्रतिनिधियों में भी गुस्सा देखने को मिल रहा है। दरअसल 2 दिन पहले एक रेहड़ी वाले ने आपसी विवाद के चलते एक युवक को घायल कर दिया था और मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ा और कुछ संगठन के लोगों ने नगरपालिका और पुलिस पर सभी रेहड़ी वालों को बाजार से बाहर निकालने का दबाव बनाया। ताज्जुब की बात तो ये है कि भारत सरकार के द्वारा कोरोना काल के बाद शुरू की गई स्वनिधि योजना के तहत इन अधिकतर रेहड़ी वालों को पालिका प्रशासन ने लोन देकर इनकी रेहड़ियां लगवाई थी, बल्कि पालिका प्रशासन ने शुल्क लेकर रेहड़ी वालों के लाइसेंस भी बनाए थे। बावजूद इसके दबाव के चलते बाजार में चल रही रेहड़ियों को सामान सहित तोड़ते हुए जब्त कर लिया गया। ठेली लगी रही थी, सारा प्रशासन जो भी है जहाँ से भी सारे आके एकदम दबाव बनाया। मैं ठेली एकदम से जबरदस्त यहाँ लेकर आए, हम साथ में लेकर आए यहाँ से। वैसे भी नहीं ठाने दिए, पैसे पूछे जो भी थे जैसे भी थे ऐसे ही झुके जो भागना पड़ा। ऐसा दबाव बनाया, बस कुछ ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो आप लोग क्या बाजार में जाम लग रहा था या घूम रहे थे, कैसे? बस थोड़ा मेरे से चलता फिरता ही हूँ, जाम कुछ नहीं लग रहा था, कोई नहीं लग रहा था, कोई ऐसी बात नहीं थी जाम लगने की। के पास क्या लाइसेंस बने हैं? लाइसेंस है, ये रखे, दिखाइए साहब। ये रखा लाइसेंस भी है एरिया। हम यहाँ पर कोतवाल साहब से मिले, उन्होंने हमने कहा कि भाई ये गरीब लोग हैं और ये व्यवस्था पिछले 50 साल से तो हम ही देख रहे हैं, हमारी उम्र होगी इसी तरह चलती है। और ये बात तय है कि एक लाइन हमारी वहाँ पर है बाजार में, उसके अंदर सबको रहना चाहिए और ट्रैफिक व्यवस्था को सही रखना चाहिए। लेकिन ये बात बर्दाश्त नहीं होगी ना कि झगड़ा 2 लोगों का हुआ और कार्रवाई पूरे बाजार पे हो जाएगी। आज ठेली वालों पे हुई, कल को बाजार वालों पे हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को तो देखना पड़ेगा ना कि गलती किसकी है, उन्हीं लोगों पे चिन्हित करके कार्रवाई की जाए। और जो लोग इसको सांप्रदायिक रंग देने आ जाते हैं, वो कौन लोग हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, उनका क्या औचित्य है, उनका क्या मतलब है,
देखिए, शासन सत्ता के दबाव में कार्रवाई की जा रही है। दो व्यक्ति के झगड़े को जिस प्रकार से कुछ संगठनों ने रोड पे आकर धर्म के नाम पर बांटने की कोशिश की, वो निंदा का विषय है। और हमारा ये अपना मानना है कि पिछले 1-2 वर्षों से विकासनगर में ऐसी कौन सी वो आ गई है कि लोग लगातार, कभी कोई झगड़ा होता है, व्यापारी के साथ झगड़ा होता है, किसी क्षेत्र विशेष के लोग वो झगड़ा करते हैं, किसी रेडी ठेली वाले के साथ झगड़ा होता है, किसी विशेष क्षेत्र के लोग झगड़ा करते हैं। उन लोगों को किसका संरक्षण प्राप्त है ये भी पता लगना चाहिए और उन लोगों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए जो कि धर्म के नाम पर इसे उन्माद कर रहे हैं। हाँ, सजा सबको मिल रही है। जिसके कोई गलती हुई, जिससे हुई, झगड़ा हुआ या कुछ भी हुआ, तो वो उसको सजा दो। अगर उसमें कोई बोलता या भाई ये कहता भाई तुम इसको कह रहे, तो गलती थी। कानून ने क्या गलत कर दिया? ये जो गरीब आदमी सड़क पे चलता फिरता रेडी लगा रहा था या ठिया बंद था, उसकी ठेली अंदर करी गई। फिर अंदर से कल पुलिस प्रशासन से हमसे संपर्क किया गया नगर पालिका के कि उनके साथ दारा अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसमें नगर पालिका द्वारा सहयोग किया गया, क्योंकि नगर पालिका द्वारा लाइसेंस जारी किए जाते हैं ठेलियों के, तो उनके लाइसेंस चेक करने की जिम्मेदारी नगर पालिका की है। इस क्रम में हमारे द्वारा लाइसेंस चेक किए गए और जो भी अवैध ठेलियाँ थी जिनके लाइसेंस नहीं थे उन्हें जब्त करने की कार्रवाई की गई, क्योंकि ट्रैक्टर की हाइट ऊपर थी जिसके कारण हमें लोडर का यूज़ करना पड़ा, जिसमें कुछ थोड़ी बहुत ठेलियों में डैमेज की स्थिति आई है। ये दरअसल अतिक्रमण का अभियान पहले भी काफ़ी समय से लंबी चला आ रहा था। बीच में पुलिस बल चारधाम यात्रा और अन्य कई वीआईपी ड्यूटी वगैरह में व्यस्त था। इस दौरान में समस्त लोगों के द्वारा और व्यापारियों के द्वारा तथा जितने स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा भी ये अपेक्षा की गई कि अतिक्रमण पर एक ड्राइव चले, जिसके लिए सभी ठेली वालों को पहले से बता दिया गया था कि जो ठेली का लाइसेंस है वह केवल चलते फिरते रहने के लिए है, एक जगह पर खड़े होने के लिए नहीं है। इनको अल्टीमेटम दिया गया था, इनको बताया गया था। उसके बाद भी कई ठेलियाँ जो परमानेंट ठिया बना करके दुकान के रूप में कार्य कर रही थी, उन्हें पुलिस द्वारा चालान करते हुए जब्त किया गया है। और उनको प्रॉपर जब उनकी ओर से एश्योरेंस आएगा कि वो इस तरीके से उसको परमानेंट नहीं बनाएंगे, तभी उनको छोड़ा जाएगा। इनका चालान भी पुलिस एक्ट के अंतर्गत किया जा रहा है। जिंदगी हर किसी के लिए आसान नहीं होती। मुश्किलें आने पर ज्यादातर लोग सहारा ढूंढने निकल पड़ते हैं। चंद ऐसे खुददार लोग होते हैं जो अपने बल पर संघर्ष का रास्ता अपनाते हैं। शिक्षा नगरी रुड़की निवासी गुल मोहसिन भी उन्हीं लोगों में से एक हैं। अमूमन लोग अपना घर चलाने के लिए मेहनत मजदूरी करते हैं, लेकिन 62 साल के गुल मोहसिन घर चलाने के साथ साथ अपनी जिंदगी का पहिया चलाने के लिए भी मेहनत करते हैं। शहर में घूमती हजारों ई रिक्शाओं के बीच उधार की सांस यानी ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर ई रिक्शा चलाते गुल मोहसिन अलग से नजर आते हैं। उन्हें देखकर सवाल तो हर किसी के मन में उठता है। हालांकि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी को दूसरे के दर्द जानने की फुर्सत नहीं है। वहीं सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं की भीड़ में किसी ने आगे बढ़कर उनका दुख और दर्द बांटने की भी जहमत नहीं उठाई। और मेरे फेफड़े खराब बताए डॉक्टर ने। मैं रिक्शा चलाता हूँ। जैसे कि आप बता रहे हो आपने ऑक्सीजन लगाया, ये क्या डॉक्टर ने बताया था कि इसके बिना काम चलेगा? वो ये हटा नहीं पा रहे। मेरे इतनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी मेरे शरीर भरा नहीं पा रहा, इसलिए फिर ऑक्सीजन इसी से ले रहा हूँ। इस कंडीशन में आप रिक्शा चला रहे हो तो क्या पेट का कारण, पेट की वजह से चलाना पड़ रहा। बच्चे आपको कोई है, बच्चे की मजदूरी इतनी नहीं है, 500 रुपये बच्चा कमाता है, उनके आगे परिवार उनके बच्चे हो गए, और वो 500 रुपये में क्या मेरा देखेंगे, अपने बच्चों का देखेंगे। इसलिए मैं उन पर जो है ज़्यादा जोर नहीं देता, उनकी जो मदद बनती है मुझे हेल्प करते भी हैं। आप ये लोग जो होते हैं, अधिकारी लोग जो होते हैं, तो आप चाहते हैं कि उनसे मदद होगा, आपकी जो है मदद? मैं तो कभी ऐसी कोई मदद मेरी कभी किसी ने की नहीं। उत्तरकाशी जनपद के नगरपालिका क्षेत्र बड़कोट में पेयजल संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा। नगरवासियों ने मुख्य बाजार चौक पर अनोखे तरीके से मानव श्रृंखला बनाकर नारेबाजी और खाली बाल्टी और बर्तन बजाकर प्रदर्शन किया और सरकार से पेयजल पंपिंग योजना की वित्तीय स्वीकृति की मांग की। इधर तहसील परिसर में 4 सूत्रीय मांगों के निस्तारण के लिए धरना 30वें दिन भी जारी रहा और नगर के सभी वार्डवासी भारी संख्या में समर्थन देने पहुंचे। नगरवासियों का कहना है कि जब तक पेयजल पंपिंग योजना की स्वीकृति नहीं मिल जाती तब तक हड़ताल
हड़ताल जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि छोटी योजना से बड़कोट का पेयजल संकट कम नहीं होगा। यमुना नदी से पेयजल पंपिंग योजना एकमात्र उपाय है। कल से अनिश्चितकालीन धरना और भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। सरकार जल्द पानी की किल्लत दूर करने के लिए पंपिंग पेयजल योजना की स्वीकृति दे। छह जून से लगातार पंपिंग पेयजल योजना की वित्तीय स्वीकृति को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज इसी क्रम में हमने मानव श्रृंखला बनाकर खाली बाल्टियां बजा करके सरकार से आग्रह किया है, संदेश पहुंचाने का एक प्रयास किया है कि हमारी पंपिंग पेयजल योजना को जल्द से वित्तीय स्वीकृति मिले। आगे क्या और आगे हमारा कार्यक्रम कल से 6 जुलाई से हमारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा और साथ ही कल से महंत श्री केशवगिरी महाराज जी ने भूख हड़ताल का ऐलान किया है और वो कल से भूख हड़ताल पर बैठेंगे। बड़कोट शहर में जो है 1 महीना में जो भूख हड़ताल पे हो गया है, कर्मी धरना चल रहा है और अब तक जो है सरकार के काम में जूं तक नहीं रिंग रही है और हमारे जनप्रतिनिधि भी बिल्कुल जो गहरी नींद में सो रखे हैं। अच्छा, वो भी जो है इतनी ज़्यादा पहल नहीं कर रहे हैं सरकार से कि वो जो लॉलीपॉप लाते हैं और इसको जो है जनता में दिखाते हैं और उससे जो है यहाँ के स्थानीय लोगों से पूर्ति नहीं होगी। और मेरा सरकार से अनुरोध है कि हमारे जो है पेयजल योजना जो तत्काल जो प्रभाव से स्वीकृत की जाए। यदि स्वीकृत नहीं करेंगे तो कल से जी ये बड़कोट की जो नगर पालिका है ये यमुनोत्री धाम का एक मुख्य पड़ाव है और हर परिवार जो है ये परेशान है कि पानी की बूंद तक जो है लोगों को 3-4 महीने से नहीं मिली है। टैंकर जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं है। जो टैंकर जहाँ तक पहुँच रहे हैं वो वहाँ से आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर जो है लोग बाल्टियों से पानी ढो रहे हैं। बड़े परेशान हैं लोग जो है बीमार हो चुके हैं इस चक्कर से और काफ़ी लंबे समय से जो भीषण जल संकट यहाँ बड़कोट में गहराया हुआ है। तो नगर वासियों ने 6 जून से यहाँ धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है और आज जो है खाली बाल्टियों के साथ मानव श्रृंखला बना करके बाकायदा जो है सरकार को जगाने का एक ये प्रदर्शन था और हम सरकार से यही चाहेंगे, उत्तराखंड सरकार से, कि जल्द ये पंपिंग पेयजल योजना स्वीकृत हो। खबर देहरादून से है, जहां बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ ही साइबर अपराध का ग्राफ भी आए दिन बढ़ रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में बढ़ता साइबर अपराध पुलिस के लिए एक चुनौती बना हुआ है। हालांकि साइबर अपराध के बढ़ते मामलों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस जन जागरूकता सहित तमाम पहलुओं पर बारीकी से नजर बनाए हुए है, लेकिन बावजूद इसके साइबर अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे। बीते वर्ष की अगर बात करें तो उत्तराखंड में करीब 21,000 मामले दर्ज किए गए हैं। एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने बताया कि साइबर अपराध के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने बहुत वृहद स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाया है और साथ ही साइबर अपराध के मामलों पर पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई भी की जा रही है ताकि साइबर अपराध के मामलों में कमी आ सके और आम लोगों को जागरूक किया जा सके। जिससे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, साइबर ठगी के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। पिछले वर्ष को देखा जाए तो हमारे उत्तराखंड में लगभग 21,000 साइबर क्राइम की कंप्लेंट्स ऑल ओवर स्टेट आई थी। तो निश्चित रूप से एक बड़ा फिगर है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ये इसके लिए कई सारे फ्रंट्स पर हम लोग काम कर रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो अवेयरनेस का है कि लोगों को कैसे जागरूक किया जा सके, क्योंकि इसमें प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर। अगर आप जितना जल्दी अगर आप लोग अलर्ट रहेंगे तो आप इस प्रकार की किसी भी फिशिंग कॉल से या फ्रॉड कॉल से बच सकते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारा एस्पेक्ट है जिस पर हम लोग फोकस करते हैं वो अवेयरनेस का है। जनपद उधम सिंह नगर में खटिमा क्षेत्र के नदी नहरों में बच्चों के नहाने जाने से आए दिन लगातार दुखद घटनाएं हो रही हैं। इसी क्रम में कुछ दिनों पहले नहाने के दौरान कई बच्चों की डूबने से मौत भी हो चुकी है और वहीं खटिमा एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट ने नदी नहरों में बच्चों को नहाने से हो रही मौतों पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए खटिमा क्षेत्र के सारे लोगों से अपील की है कि अपने बच्चों को नदी नहरों और ऐसी जगहों पर जाने से रोके ताकि कोई भी ऐसी घटना न हो सके। उन्होंने कहा कि मानसून का सीजन चल रहा है, नदियां, नहरें और नाले उफान पर हैं और कई जगहों पर क्रोकोडाइल जैसे खतरनाक जलीय जीव भी हैं, जिसकी वजह से कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। एसडीएम बिष्ट ने कहा कि सभी लोग अपने बच्चों को समझा बुझाकर नियंत्रण में रखें और ऐसी जगह पर न जाने दें जिससे कोई दुखद घटना हो। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। पुलिस विभाग को भी ऐसी जगहों पर गश्त करने के लिए कहा गया है ताकि ऐसी होने वाली घटना को रोका जा सके। देखिए, लगातार 2 ऐसी घटनाएं हो गई हैं, वो बहुत दुखद घटनाएं जिसमें हमारे जवान लड़के
वो नहाने वहाँ पर जा रहे हैं हमारी नहरों में। और आपको पता है कि मानसून में ओवर फ्लडिंग हो रही है, नदी जो है पूरे प्रवाह में बह रही है, तो इससे 2 लोगों की अभी हाल फिलहाल में मृत्यु हो गई है। तो मेरा सब खटीमा वासियों से ये रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने बच्चों को कंट्रोल में रखें, उनको समझाएं कि भाई क्योंकि अभी मानसून का सीज़न है और वैसे भी कई कैनाल्स में हमारे क्रोकोडाइल्स भी हैं, वहाँ पर एलिगेटर्स हैं, तो अपने लड़कों को वहाँ जाने से मना करें और ताकि अप्रिय घटना ना हो पाए। हम खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पुलिस को भी हमने गश्त बढ़ाने के लिए कह दिया है कि कोई भी ऐसे लड़के नवयुवक जो भी लोग हैं जो नहर में अभी नहाने की फिराक में रहते हैं उनको पाबंद किया जाए, उनको वहाँ से जाने से रोका जाए। खबर चंपावत से है, जहां 4 तारीख से लगातार हो रही बारिश के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग 9 टनकपुर पिथौरागढ़ मार्ग स्वाला के पास मलबा आने से घंटों से मार्ग बाधित रहा। वहीं सैकड़ों वाहन आवाजाही करने वाले मार्ग में फंसे और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर मार्ग पर पहाड़ों से आ रहे पत्थरों के आने तक मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया है। रुद्रप्रयाग के रतनपुर आंद्रिया थेड़ा मोटर मार्ग पर बोलेरो वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। वाहन में 5 लोग सवार थे, जिनमें 2 की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर वाहन में सवार लोगों का घर था। ऐसे में घर पहुंचने से पहले कुछ ही दूरी पर हादसे के कारण क्षेत्र में मातम छा गया है। शुक्रवार की दोपहर 3:30 बजे के करीब जिले के रतनपुर आंद्रिया थेड़ा मोटर मार्ग पर मूल्य आंद्रिया के समीप बोलेरो वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ, डीडीआरएफ, पुलिस, पीआरडी के जवान घटनास्थल के लिए रवाना हुए और घटनास्थल पर पहुंचकर जवानों ने स्थानीय लोगों की मदद से खाई में उतरकर घायलों को सड़क मार्ग तक पहुंचाया। 3:30 बजे 3:30 पौने 4 बजे हमने टाइम नहीं देखा है, पर वही टाइम था। ठीक है, मैं जा रहा था आम लेके, ठीक है जी, आम लेके जा आवाज सुनी, वो कर रहे थे, वो आवाज मारते दिनेश 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 कर रहा था, वो ना उसका बाप कर रहा था। अब मैंने सोचा कि वो नहीं खा ले गया, बोलता बाघ नहीं। मैं आया, मैंने फिर अपने गांव में हल्ला करा, हमारे गांव वाले सारे आगे, फिर मैं यहाँ पर जाके हल्ला करा, फिर ये लोग भी आए। यहाँ से 200 मीटर है यहाँ नीचे ये लोग होंगे, मकान है। उस टाइम हल्की बारिश हो रही थी, सारे लोग अंदर थे, किसी ने नहीं सुना। उस टाइम अगर बरसात नहीं होती ना तो इन लोगों ने भी आना था। जब मैंने हल्ला करा था ये लोग भी आगे सारे ऊपर। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों।